जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहली बात तो अभी जो लोगों ने बोला, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूं और मैं उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र रहा हूं, व्यवस्थापिका को मिलेगी, न्यायपालिका को मिलेगी, सिर्फ एक भाग है कार्यपालिका। मतलब कोई कानून बनाएगा, कोई गड़बड़ होने पर उससे पूछेगा, लेकिन जो पूरी इम्प्लीमेंट करेगा कार्यपालिका, जिसमें शिक्षक कर्मचारी सब आते हैं, कार्यपालिका को नहीं मिलेगी। मेरा सीधा सवाल है सभी लोगों से, क्या न्यायपालिका को पेंशन दी जा सकती है? क्या व्यवस्थापिका को पेंशन दी जा सकती है? तो कार्यपालिका को क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा, जो आप कर रहे हैं, बड़ा विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, किसी को 1200-1800 रुपये में क्या सामाजिक सुरक्षा आप कह सकते हैं क्या? और अब ये बात नहीं बताया जा सकता है कि क्या मिलेगा। अब तो उदाहरण आ गए हैं, पहले होता था कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा, आज तो हर महीने उदाहरण आ रहे हैं 1200, 1500, 1800। और हमारे टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ करके बता रहे हैं, ये खूबसूरत है, सबसे पहले उसको अपने पर लागू करें, सबसे पहले अपने पर लागू करें। दूसरा है, इस देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया कि सशस्त्र बल है, इनको पेंशन दी जाए। आज तक केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी, एक डिसीजन नहीं हुआ। मैं सवाल करना चाहता हूं, देश का अर्धसैनिक बल जान देगा, अपनी सर्वोच्च बलिदान देगा, और वो पेंशन का भागीदार नहीं होगा, और एसी में बैठे हुए 4-4 पेंशन के भागीदार होंगे? ये कौन से लोग तंत्र चला रहे हैं आप? ये जनता पूछती है। आपने एक बात, उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही। मेरी सामाजिक सुरक्षा पर राजनीति में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी चर्चा? इधर उधर के मुद्दों पर होगी। बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए और होनी चाहिए। और पुरानी पेंशन इस देश की, उन गरीब गुरबा किसान जो लोग निकल के आते हैं, उन घरों से लोग आते हैं, वो इस भाव में आते हैं, हम देश के लिए कुछ विजय भाई, मनमोहन सिंह के शब्द चुरा रहा हूं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, ये ध्यान भी तो देना होगा कि नहीं देना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर, उनकी बात पर पूरा ध्यान है। जब अपने संसद में अपना भत्ता बढ़ाना होता है तो कोई कमेटी नहीं होती, पैसा वहां कहां बढ़ जाता है, वहां पैसा कहां जाता है? इस देश में एक सवाल उठाते हुए, अगर मेरे सवाल उठाते हैं तो मैं सवाल, इस देश में चुनावी बांड पूरी तरह से देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। और लोगों के पास कितना पैसा किस उद्योगपति ने किस राजनीतिक दल को दिया, वो पैसा चला जा रहा है, उसको नहीं बताया जाता है। ये भी सवाल होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश की जनता राह चलते हुए, ट्रेनों से चलते हुए पूछती है कि देश के नेताओं को पेंशन, तो अर्धसैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं? और भारत शब्द थोड़ा सबके लिए एक तरह का कानून क्यों नहीं? और इसमें एक मिनट विजय भाई, आपके पास लौट, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू क्यों? असमंजस क्यों? सीधा सवाल पूछ रही है सुप्रिया भाई। नहीं लागू करनी पुरानी पेंशन योजना तो कह दो नहीं करनी। समीक्षा भी चल रही है, कहा जा रहा है राज्य अपना कर लें, पर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। संदीप जी, अभी सुप्रिया जी ने खुद इस बात को कहा कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और चूंकि परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए हर राज्य का अपना बजट भी अलग अलग होता है, तो उसके तहत फैसले लेने की बात हो रही है। लेकिन जो अभी बात कही जा रही है कि 10,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए गए, इसको पेंशन योजना से जोड़ना मैं सोचता हूं शायद बिल्कुल निहायत नासमझी है। बट्टे खाते में तो एक बार जो पैसा जाना है उसका निपटारा हो गया। अच्छा। पर यह जो सतत प्रतिवर्ष जो पैसा देना पड़ेगा, यह मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है, और इस पे हम इन तीनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वेलफेयर स्टेट नहीं है, हर साल देना पड़ेगा। 35 साल 30 साल सरकारी नौकरी वो करता है, उसको ये भी ना पता लगे कि उसकी पेंशन कितनी आएगी, या 84,000 कमाने वाला 2100 रुपए की पेंशन में मुतमईन रहे। देखिए, इस पे संदीप भाई, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है, दूसरा वो है जो नई पेंशन योजना का हिस्सा है। जिन लोगों ने नई पेंशन योजना को ऑप्ट किया है, तो उनके ऊपर उसको लागू करने का अधिकार तो शासन को है। लेकिन यह बात सच है कि जो पुरानी पेंशन योजना है, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि हम उसको बेहतर तरीके से करने के बाद भी अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं, जो घोषणाएं उन्होंने की है वो उसको लागू कर सकते हैं, तो अगर ऐसा उनके सामने है तो उनको करने का अधिकार है। उनके कर्मचारियों के पैसे क्यों रोक लिए जाते हैं? बनाना जरूरी है। पीएफआरडीए या नीति आयोग या वित्त मंत्रालय उनके पैसे क्यों रोकता है? उनका कॉर्पस वापस लौटा दे, जो राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहता है करे। संदीप जी, आपको यह स्वीकार करना होगा कि इस देश में सारी व्यवस्थाएं कायदे कानून से चलती हैं। अगर उसके अंदर ये प्रावधान है इस प्रकार का रोकने का, तभी कोई रोक सकता है, नहीं तो हमारी कोर्ट कानून कोई भी होली बुक थोड़ा हो जाता है। कानून हम ही बनाते हैं, कानून हम बदलते भी रहते हैं।
ये कमेटी किस लिए बनाई है? ये मैं कह रहा हूं कि आज जो उसी क्यों की कानून जा के रही है अंतर्गत उसी संदीप भाई ये समीक्षा इसलिए की जा रही है कि अगर कई राज्यों में इस प्रकार का विवाद आ रहा है, कई राज्य इस प्रकार की बात कह रहे हैं, उसमें हमारे एनडीए के भी कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री इस बात को कहते होंगे, तो अगर उसके लिए एक अच्छी कमेटी बन जाए और उसका सारा पूरा एक विश्लेषण हो जाए तो मैं सोचता हूं इसमें गलत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था सर्कुलर इकोनॉमी, देश के लिए जरूरत है सर्कुलर इकोनॉमी की। कोई भी राजनीतिक दल इस पे बात नहीं करना चाहता। आज विपक्ष के लोग जो भी आरोप लगाना चाहते हो वो ये बताएं कि फिर सॉल्यूशन क्या है। आज अगर जैसा आपने पंजाब का बताया कि पंजाब में आज स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में स्थिति है कि टोटल जो उनकी आमदनी है उसका 76% सिर्फ पेंशन में खर्च होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, यूपीएस की घोषणा करने वाले को ओपीएस मिलती है, यूपीएस की कम्युनिटी वाले को ओपीएस मिलती है और यूपीएस की जो नियम बनाने वाले को ओपीएस मिलती है, तो कर्मचारियों को यूपीएस क्यों थोपा जाता है? यूपीएस जो अच्छे बताने वाले हैं उन लोगों को ओपीएस मिल रही है। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं झोल है कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी होती तो सबसे पहले नेतागण, सेक्रेटरी और बड़े आला अधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं? वो ओपीएस का फायदा ले रहे हैं, तो उनको यूपीएस पहले लेना चाहिए, उसके बाद में कर्मचारियों को देना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं यूपीएस और ओपीएस में बहुत ही बड़ा अंतर है। दोस्तों, आज का वीडियो खास होने वाला हरियाणा के आज की बहुत ही बड़ी ओपीएस मार्च, तिरंगा मार्च रैली पर। दोस्तों, वीरेंद्र सिंह धारीवाल ने आज ऐतिहासिक रैली बना दी है और बहुत ही शानदार ओल्ड पेंशन के लिए ये बड़ी रैली किए। आज 1 सितंबर 2024 को हिसार में ओपीएस तिरंगा मार्च रैली निकालकर सरकार के खिलाफ ये साबित कर दिया है कि अब 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसमें ओल्ड पेंशन के लिए ढोल नगाड़ा बजाकर वो घर लाएंगे, ऐसे वीरेंद्र सिंह धारीवाल जी बोलते हैं। मैं पूरी जानकारी के साथ में ये वीडियो बना रहा हूं और आपको बताऊंगा बारीकी से कि आज की ऐतिहासिक रैली में क्या क्या हुआ। दोस्तों, सरकार तो ऐसे ही डरी हुई है और हरियाणा में तो 90 में से मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अधिक सीट कर्मचारी ही लेके आएगा। तो माना जा रहा है कि ओल्ड पेंशन के रास्ते हरियाणा में तो बिल्कुल खुल चुके हैं और ओल्ड पेंशन बहाल होने वाली है। अगर इस रैली को आप देखकर कहते हो तो बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि हरियाणा की जो आज की हिसार ओपीएस तिरंगा मार्च रैली है वो ऐतिहासिक की सबसे बड़ी रैली है हरियाणा राज्य की। दोस्तों, हरियाणा राज्य में लगभग 270 राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं और पेंशन भोगी को मिलाकर लगभग 5.5 लाख कर्मचारी, उनकी फैमिली और उनके रिश्तेदार और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब के लिए काम कर रहे हैं उनकी। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये हर राज्य में और हर जिले में, हर पंचायत में ये रैलियां की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता भी कर्मचारियों के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही हरियाणा में तो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने ही बता दिया है कि अगर हम कांग्रेस की सरकार बना पाते हैं तो पहले ही कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे। तो बहुत ही बड़ा ये यहां पर इस हिसार रैली का आपको मेहनत का नतीजा आपको लाभ देता हुआ मिलेगा। दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय